नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। सबको गिला है कि मुझे कुछ नहीं मिला है, लेकिन जितना आपको मिला है क्या उतना भी अन्य लोगों को मिला है? जी हां दोस्तों, इस देश का सबसे बड़ा शब्द, सबसे बड़ा मुद्दा जो निकल कर आया है ओबीसी। ये ओबीसी क्या है हम जानना चाहते हैं। हमारे प्यारे दर्शक कमेंट्स करके हमें बताते हैं कि ओबीसी का वजूद क्या है, ताकत क्या है। और आजकल राजनीति में हर जगह बड़े प्रतिष्ठित तरीके से उछाले जाते हैं, इससे फायदे लिए जाते हैं। कल परसों एक वीडियो देखा, राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, आजकल पद यात्रा में है, भारत जोड़ो यात्रा में है, लोगों से मिलते हैं। और इसी क्रम में उन्होंने रेलवे स्टेशन पर जाकर अटैची सर पर उठाकर चल रहे थे, लाल कपड़े में, कहने का मतलब लाल बंडिल में। ये जो कुली है, जो कुलियों की जो जमात है, यह इसमें जो है कौन से वर्ग के लोग सबसे ज्यादा होते हैं, ये मुख्य सवाल है। और राहुल गांधी जी जब ऐसा कर रहे थे, बहुत आशीर्वाद मिल रहा था। लोगों के जो कमेंट्स बड़े जबरदस्त थे उन तमाम वीडियोस के ऊपर, लोग अच्छा कह रहे थे। लेकिन मैं क्या कहूं, क्या वह गरीबों के हितैषी हो गए हैं अथवा प्रधानमंत्री जी का नकल मार रहे हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब फौजियों के बीच में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं भी फौज में भर्ती होना चाहता था। जब बिहार में आते हैं, उत्तरी भारत में आते हैं, पूर्वांचल में आते हैं तो भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जब वो पंजाब में जाते हैं तो पगड़ी भी बांध लेते हैं, पंजाबी में बोलने की कोशिश करते हैं। और किसी वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि शुक्र है कि ये ट्रांसजेंडर के बीच नहीं गए, अन्यथा वहां भी कुछ न कुछ जरूर बोलेंगे। कहने का तात्पर्य है, आम जनता को कब तक मूर्ख बनाया जा सकता है, चाहे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, नीतीश कुमार हो, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो, कोई भी हो। पिछले 30-35 सालों से बिहार में ओबीसी के ही मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार ओबीसी से ही आते हैं, लालू प्रसाद यादव भी ओबीसी से ही आते हैं, अखिलेश यादव भी ओबीसी से ही आते हैं, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी ओबीसी से ही आते हैं, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के ओबीसी से ही आते हैं, अशोक गहलोत राजस्थान के ओबीसी से ही आते हैं। आपको 80% मुख्यमंत्री तो हम ओबीसी का बता देंगे। और हमारे देश के सबसे बड़े बाहुबली, सबसे बड़े खूंखार ओबीसी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह पार्लियामेंट में तब कहा गया जब अमित शाह जी ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ही ओबीसी हैं, और विपक्ष वालों ने कहा कि ये ओबीसी नहीं, बड़े खूंखार ओबीसी हैं। और रही बात ये, 90 सेक्रेटरी में मात्र 3 ओबीसी, चारों तरफ ओबीसी की चर्चाएं। मैं आपको बता दूं, उस वक्त की बात जब संविधान सभा में बाबा साहेब संविधान सुपुर्द कर रहे थे, संविधान सभा को डिस्कस हो रही थी, उस वक्त एक सवाल उठा, बड़ा जबरदस्त सवाल। इस देश की जनता में एक तो सवर्ण है और दूसरा अछूत। ये एससी एसटी जो नाम है, ये संवैधानिक नाम है। समाज में अछूत कहा जाता था, शूद्र कहा जाता था। समय आने के बाद जो है नामकरण होते गए, कभी दलित, कभी कुछ और, कभी महात्मा गांधी ने हरिजन कह दिया, इस तरह के नामकरण हुए हैं। लेकिन 2 नाम जो शुरुआती दौर में था, सवर्ण या ब्राह्मण कह लीजिए, और एक अछूत। तो ये जो बीच में वो लोग कौन है जिनके पास ना जमीन है, ना रोजगार है, ना वो अछूत है, ना वो सवर्ण है, ये वो कौन से लोग हैं? कुछ लोग तो समाज में आप जाएंगे तो ये भी कहेंगे ये पचपनिया है। पचपनिया का मतलब 55% कहीं से आता है, 54% कहीं से आता है, 47%, यानी समाज की अगर आप जनगणना करेंगे तो सबसे बड़ा वर्ग है ओबीसी का। और ओबीसी जो शब्द निकला है ये संविधान से, जब ये सवाल उठा कि जो सवर्ण भी ना हो और अछूत भी ना हो, उसकी हालत भी खराब हो,
तो उसका क्या किया जाएगा? तो एक मंडल कमीशन बनाया गया, जो कि बाद में बीपी सिंह की सरकार में मंडल कमीशन लागू हुआ और इन्हें आरक्षण दिया गया ओबीसी का। आज ओबीसी के ऊपर राजनीति होती है। लोग कहते हैं, सत्ता पक्ष के लोग, कि 85 सांसद विधायक हमारे ओबीसी के हैं, देश के प्रधानमंत्री भी ओबीसी के हैं। फिर ये ओबीसी की हालत सुधर क्यों नहीं रही है? और रही बात ये, ओबीसी में अगर उत्तर प्रदेश की ओबीसी की बात करेंगे तो माइनस यादव कह लीजिए, क्योंकि अगर यादव बोलेंगे वो भी ओबीसी में ही आते हैं, और वहां पर अखिलेश यादव का दबदबा हो जाएगा। अगर आप दलित की बात करेंगे तो माइनस जाटव कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही जाटव बोलेंगे तो बहन मायावती जी का चेहरा सामने आ जाएगा। ये सारी बातें राजनीतिक है। मैं आपको लेकर चलता हूं ओबीसी समाज में। जब पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ कि मैंने पहला प्रधानमंत्री ओबीसी दिया है, तो विपक्ष ने कट किया और बीच में ही उछलकर खड़े हो गए विपक्ष वाले कि नहीं नहीं, इससे पहले भी एचडी देवे गौड़ा भी ओबीसी से थे, चौधरी चरण सिंह जी भी ओबीसी से थे। आपके जो ओबीसी हैं ये बड़े खूंखार ओबीसी हैं, बड़े बाहुबली ओबीसी हैं। ये बात कहिए, पहला मत कहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि राहुल गांधी ने ये शुरू किया और 2024 का लोकसभा चुनाव में यह बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है कि ओबीसी, इस देश का ओबीसी किसके पक्ष में है। मैं आपको बता देता हूं, कभी आप सोशल मीडिया पे नजर मारिए, समाज में भी जाइए, तो इस शब्द को भुनाने के हर कोई कोशिश करता है। कहीं कोई मूल निवासी की बात करता है, कहीं कोई जिसको कोई प्रपोजल नहीं है राजनीति में, कोई मतलब उनका जो है अपना भविष्य नहीं दिखता, वो अपने नाम के पीछे शूद्र लगा लेते हैं। और रही बात ये, कई बार अखिलेश यादव जी के मुंह से भी आपने सुना होगा, हम शूद्र हैं। जब आप शूद्र हैं तो फिर परशुराम मंदिर बनवाने का ऐलान क्यों किया था? और जब आप शूद्र ही हैं तो फिर आप रामचरितमानस की व्याख्या करते हो, क्योंकि ओबीसी का वोट लुभाना है। और ओबीसी में इतनी आस्था बढ़ी हुई है जो पीछे हटने का नाम ही नहीं लेती। कहने का तात्पर्य यह है, ओबीसी ओबीसी कहकर राजनीति करना और ओबीसी के ऊपर ही जुल्म करना। यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े पद जितने भी हैं, क्या ओबीसी के हिस्से में कितना आता है? और रही बात ये, यूपीएससी, बीपीएससी, क्लास 1 अफसर, सेकेंड क्लास अफसर, उसमें ओबीसी की कितनी गिनती है? अब मैं एक बात और बता देता हूं, राजनीति कभी यही नहीं रुकती, राजनीति और आगे बढ़ते जाती है। जैसे बिहार में आप चले जाइए, वहां पर नीतीश कुमार के शासनकाल में मुख्यमंत्री जी ने क्या किया कि ओबीसी को दो फाड़ किया, पिछड़ा और अति पिछड़ा। यह मत कहिएगा कि यह बातें वेद से निकली है और सनातन धर्म से निकली है, यह राजनीति से निकली है। ओबीसी को दो फाड़ करने की जो नीति है, यह राजनीति से निकली है कि पिछड़ा को दो फाड़ कर दीजिए, पिछड़ा और अति पिछड़ा। अब रही बात शेड्यूल कास्ट, यह संविधान की जो है शब्द है, SC ST, उसमें भी दो फाड़ किया गया, दलित और महादलित। यह राजनीति से निकली है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे देश में इतनी जातियां हैं, 4-5 हजार। क्या ये रामायण में वर्णित है, महाभारत में वर्णित है, भगवत गीता में वर्णित है? जब आप कहते हैं कि 4 वर्ण की बात, तो फिर ये 4000 जातियां कहां से आई? इसका भी खोज होना चाहिए। 1901 में अंग्रेज अफसर ने पूरे देश को सर्वे करवाया था भारत का, और उसमें से 4000 जातियों का नामकरण किया गया था। यह अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, क्योंकि फूट डालो राज करो, यह नीति थी। और उसी सिद्धांत पर आगे चलकर जब उन तमाम जातियों को सर्वे किया गया, तो पाया गया कि एक बहुत संभ्रांत समाज है, जिसे आप ब्राह्मण कह सकते हैं, सवर्ण कह सकते हैं, और एक बहुत ज्यादा जो है पिछड़ा है, इतना पिछड़ा कि रोटी खाने के लिए उसके घर में आज कैसे खाएंगे ये भी समझ में नहीं आएगा। तो उनको कर दिया दलित। अब दलित हो गया, सवर्ण हो गया, लेकिन एक ऐसा भी समाज पाया गया बीच में जो हैंड टू माउथ, कहने का मतलब रोज कमाओ रोज खाओ, और ये वो वर्ग है ओबीसी।
आप रेलवे को देख लीजिए, रेलवे में जितने भी बड़े बड़े अफसर हैं उसमें भले ही आप ओबीसी के पद गिन सकते हैं, लेकिन जितने कुली हैं, लाइनमैन हैं, पटरी बिठाने वाले हैं, मजदूर वर्ग है, वहां पे आपको 95% ओबीसी ही मिलेंगे। आप कहीं पर भी बड़े बाजार जहां ट्रक का गोडाउन है उसमें से माल ढोने वाले, ट्रक को भरने वाले और खाली करने वाले जो मजदूर मिलेंगे 95% ओबीसी। कहने का मतलब मजदूर वर्ग ओबीसी है और इस देश की जो सरकार है, जो वर्तमान सत्ता, वह ओबीसी पर ध्यान नहीं दे रही है। मैं आपको एक बात बताता हूं, 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा बनता है जो अभी नई संसद भवन है। ओबीसी जहां रहते हैं, कहने का मतलब गांव में, उनकी सड़कों पर ध्यान नहीं दिया जाता। जो कुली बोझा उठाते हैं, जो रेलवे की पटरी लगाते हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन जब चुनाव आता है तो उनसे यह कहा जाता है कि आपका एक एक वोट बेशकीमती है। केवल उनका वोट ही बेशकीमती है, उनके खून पसीने की कमाई नहीं। मैं कल की ही बातें बता रहा हूं, जो नई संसद में जो है अभिनेत्री जया बच्चन, यानी वो अभी राज्यसभा सांसद हैं, जब वो बोल रही थी तो उन्होंने बड़े तंज लहजे में कहा, ये 7 स्टार होटल बड़ा अच्छा है, आपकी कुर्सी भी बड़ा घुमावदार है, आगे पीछे होती है। यानी राज्यसभा के स्पीकर को वो कह रही थी। कहने का तात्पर्य क्या कि नीचे कालीन है, ऊपर आसमान दिख नहीं रहा है, चारों तरफ जो है बड़ी अच्छी अच्छी कलाकृति है। क्या इसे आप भारत की संस्कृति कहते हैं? अथवा उन बच्चों के पिता के बारे में, उन बच्चों के बारे में सोचिए जिनके देह पर कपड़े नहीं और उसका पिता मजदूरी करने जा रहा है। सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई आशा नहीं है। हमारे बिहार के जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीति को प्रभावित करने वाले युवा नेता निकले हैं, प्रशांत किशोर, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के लिए बड़ी बड़ी पैकेज, गिफ्ट की घोषणा तो करते हैं, पिछले 9 सालों में बिहार की जनता के लिए जो है कभी इन्होंने बैठक नहीं किया। 543 सांसद हैं, कभी इनके दिमाग में आया कि इस देश में एक बड़ा वर्ग है ओबीसी, इसके लिए बैठक किया जाए, इसमें यह पता किया जाए ये कितने प्रतिशत शिक्षित हैं। अब तो यह भी देखना पड़ेगा कि केवल जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, बल्कि ओबीसी समाज में कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं और कितने अशिक्षित हैं, महिलाओं का प्रतिशत कितना है, वो शिक्षित कितना है और अशिक्षित कितना है। जैसे कि महिला आरक्षण बिल, जिसमें कहा गया है कि महिला बंधन अधिनियम, बड़ा अच्छा नाम दिया गया है, पता नहीं लागू कब होगा, लेकिन यह महिला आरक्षण जो बिल है उसमें मान लीजिए ओबीसी के महिलाओं को, SC ST के महिलाओं को आरक्षण दे भी दिया गया, तो उस आरक्षण को वो कितना एंजॉय करेंगे, कितना अधिकार प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि अशिक्षित महिलाओं की संख्या ज्यादा है। इनके ओबीसी वर्ग में शिक्षा का अगर अभाव है तो कब और कौन सोचेगा? क्या हमारी पार्लियामेंट SC ST ओबीसी के लिए अलग अलग बैठकें करेगी, अलग अलग विचार करेगी पूरे देश पटल पर? क्या इसके बारे में कोई सोच विचार होगा? या जब राजनीति आपको करनी है, कभी आप मूल निवासी बन जाइए, कभी आप जो है किसी और जातियों के ऊपर हमले कीजिए, कभी किसी के धर्म के ऊपर हमले कीजिए, यानी बातों से केवल ओबीसी को खुश किया जाता है। यह हमने देखा है। लालू प्रसाद यादव 15 साल बिहार में राज किए, केवल चुटकुला सुनाया इन ओबीसी समाज को, नाच गा के 15 साल पूरा कर लिया, लेकिन इनका कोई बदलाव नहीं किया। और जब विद्यालय भी खोलने की बात आई तो ये कॉन्वेंट स्कूल नहीं खोले, चरवाहा विद्यालय, यानी तुमको तो हम फायदा देंगे लेकिन तुम्हारी औकात बताकर, यानी तुमको अगर हम भोज में भी खिलाएंगे तो जमीन पर बिठाएंगे और पत्तल पर देंगे कि तुम्हारी औकात यही है। क्या कोई और नाम नहीं सूझ रहा था? चरवाहा विद्यालय। कहने का तात्पर्य यह, भारतीय राजनीति हमेशा पिछड़ों को पिछड़ों की तरह ही ट्रीट किया है, कभी भी उसे सम्मानित तरह से कभी सम्मान नहीं दिया।
और आज भी सबसे बड़ा इशू जो बनने जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में, वह ओबीसी कार्ड जो है यह लपक लिया कांग्रेस ने भाजपा से। बहन मायावती जी का जो बसपा है, बहुजन समाज पार्टी, जिसमें जो है मानवर काशीराम के बारे में कहा जाता है कि मानवर काशीराम तेरी नेक कमाई सौती कौम तूने जगाई, यानी जो कौम सो रही थी उसको जगाई। मानवर काशीराम का सपना था कि SC ST OBC माइनॉरिटीज ये सब के सब अगर एक जगह आ जाते हैं तो बहुत बड़ा वर्ग बनता है, फिर तो हम 95% हो जाते हैं, 85 भी नहीं, अगर हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। और इनमें गरीबों की संख्या, जो गरीबी के स्तर है, वह सारे के सारे आ जाते हैं। आपको पता है 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं जो भारत सरकार का कोरोना के बाद जो ये आया है स्कीम लोगों को देने के लिए, इसमें भी ओबीसी वर्ग ही प्रभावित होता है। और ओबीसी वर्ग का वोट पाने के लिए ही सरकार ने ये स्कीम लाई, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वो तो वोट भी डालने नहीं जाते इलेक्शन में, वो अपने टीवी स्क्रीन पर यह देखते रहते हैं कि कहां कहां गदर हुआ, किस किस बूथ पर हमला हुआ, कौन से लोग ने क्या बोला, किसके कितने विवादित बयान आए। अगर धार्मिक लड़ाई हो जाए, दंगा फसाद हो जाए, उसमें भी ओबीसी वर्ग के ही लोग कुचले जाते हैं। जो सम्रांत परिवार है, जो अमीर लोग हैं, वो अपने घर से बाहर निकलते ही नहीं। तो अब सवाल यह उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन? केवल भारत सरकार या 5 साल की सरकार जो रही अखिलेश यादव जी का उत्तर प्रदेश में, उसमें ओबीसी का कितना विकास हुआ? नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पिछले 30 वर्षों से बिहार में है, ओबीसी है, इनके शासनकाल में ओबीसी का कितना विकास हुआ? इसके ऊपर भी हिसाब किताब होना चाहिए। कांग्रेस के 70 साल के शासन में ओबीसी का कितना विकास हुआ, और भाजपा ने पिछले 9 सालों में ओबीसी के लिए क्या क्या किया? सबका हिसाब किताब जरूरी है, और जो गलती हुई, जिसका परसेंटेज ज्यादा और कम होगा, उसके हिसाब से इसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। क्या इस देश की शासन पद्धति जो है वह ओबीसी के खिलाफ है, अथवा जो सिस्टम बना हुआ है बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स? मैं आपको एक सच बता देता हूं, कई बार SC ST के पद रिक्त रहते हैं और वहां पर यह लिखा रहता है कि योग्य उम्मीदवार नहीं आ सके, यानी योग्य उम्मीदवार अप्लाई ही नहीं किया, यह कहकर उस पद को रिक्त छोड़ दिया जाता है। ऐसा ही हाल कुछ ओबीसी के साथ भी है। और रही बात ये, क्या सारे के सारे टैलेंटेड जनरल कास्ट में ही आते हैं, सामान्य वर्ग में ही आते हैं? ओबीसी में, SC ST में क्या योग्य उम्मीदवार नहीं है? तो सरकार की वो कौन सी नीति है? और रही बात ये, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बैठी हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, वो खुद ओबीसी से आते हैं। क्या वो कभी ध्यान देते हैं इन बातों पर, या केवल चुनावों में ओबीसी को बरगलाना? अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, ओबीसी से आते हैं। क्या राजस्थान सरकार में भी ये समस्याएं चल रही है, या यह समस्या केवल ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर है और मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं होता, तो केवल भाषण देते रहते हैं? भूपेश बघेल जो है ओबीसी से आते हैं, छत्तीसगढ़ में वहां भी ये समस्याएं हैं। झारखंड में चले जाइए, हेमंत सोरेन है, मुख्यमंत्री हैं और आदिवासी समाज से आते हैं। वहां उन्होंने बहुत सारी समस्याओं को ठीक किया है, यह सच्चाई है। हेमंत सोरेन ने काफी कुछ बदलाव किया है, लेकिन बिहार की स्थिति कुछ नहीं बदली है। ममता दीदी जो पश्चिम बंगाल में है, ब्राह्मण है, उनको क्या लेना देना है ओबीसी से? क्योंकि पश्चिम बंगाल में राजवंशी, नमो सुद्रो, जेल, ये सब के सब ओबीसी से आते हैं, SC ST में भी आते हैं। यहां तक आपको बता दें, उत्तर प्रदेश और बिहार में जो मल्लाह जाति के लोग हैं, वही मल्लाह जाति मछुआरा वर्ग जो है, अगर समुद्र किनारे है पश्चिम बंगाल में, तो वहां पर शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स में आते हैं। वहां जाके उनकी जातियां बदल जाती है। कहने का मतलब यह है कि सामान्य वर्ग को छोड़ दें तो नीचे जितना भी है वह ओबीसी में आता है, और मुट्ठी भर जो है नीचे SC ST में डाल देते हैं, और बीच का जो हिस्सा है पूरा का पूरा वो ओबीसी का है। और ये बीच का हिस्सा ही इस देश की सत्ता और शासन को बदल देती है। अब देखना यह है
कि कांग्रेस विपक्ष ओबीसी को लपक लेती है या भाजपा लपक लेती है, क्योंकि ओबीसी को लेकर कई बार मुद्दे बनते हैं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर आकर तरह तरह की व्याख्या करते हैं। आपने देख लिया होगा, सोशल मीडिया पे आते हैं बामन मेश्राम, वो हमेशा मूल निवासी की बात करते हैं, लेकिन मूल निवासी का भला कैसे होगा? क्या केवल सनातन का विरोध करने पर, ब्राह्मणों का विरोध करने पर, या उसमें कोई शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, कुछ उनका रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए। जितने भी हमारे नेता हैं, इन्होंने एक शॉर्ट रास्ता खोज लिया है। ब्राह्मणों का विरोध कर लो, रामचरितमानस की कुछ चौपाई बोल दो, उनको कुछ गालियां दे दो, और उसके बाद ये ओबीसी समाज खुश हो जाएंगे। यह बात ध्यान देने की जरूरत है कि देश की जनता समझदार हो चुकी है। ओबीसी वर्ग भी अब नफरती भाषण से नफरत करती है। उन्हें भी चाहिए रोजगार, शिक्षा और बुनियादी जरूरतें। तो कुल मिलाकर आप केवल नफरती भाषण देकर ओबीसी को खुश नहीं कर सकते। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।